हेलो, मेरा नाम जुनैद। आप देखें इमर्जिंग एचबीसी। तो आज हमारे साथ है सादाब भाई, जो कि एचबीसी डिज़ाइन इंजीनियर हैं। इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी कुछ सालों पहले और आज ये एक कंपनी में जॉब करते हैं। तो आज सादाब भाई के बारे में पूछते हैं, उनका कैसी जर्नी रही, कैसा काम रहा, क्या क्या उन्होंने चैलेंजेस फेस किए, क्या दिक्कतें आई इन्हें अपने एचबीसी डिज़ाइन में जॉब में, और इनसे पूछेंगे कैसे इन्होंने जॉब ली। इस सब के बारे में आज पता करते हैं और इनसे पूछते हैं जर्नी के बारे में। तो शादाब भाई, सबसे पहले ये बताइए आप मतलब कहाँ के रहने वाले हैं और एचबीसी में कैसे आए आप? देखो, एक्चुअली मैं रहने वाला तो बिहार पटना का हूँ और मैंने बीटेक किया है कोलकाता से। हम्म। बीटेक के बाद मेरे फ्रेंड्स लोग काफ़ी एचवीएसी इंडस्ट्री में मूव करें। उन्होंने कोर्स वगैरह किया एचवीएसी इंडस्ट्री में, तो फिर वो जॉब में लग गए। तो फिर मुझे भी पता चला कि भाई एक कोर्स होते हैं जिसके थ्रू आप नॉलेज गेन कर सकते हैं अच्छे तरीके से, चीज़ों के बारे में आप अच्छे तरीके से जान सकते हैं। तो फिर मैंने एचवीएसी के बारे में समझा और फिर मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और मैंने वो इंस्टीट्यूट से कुछ नॉलेज गेन किया और मैं अपने से भी मेहनत किया, पढ़ा। तो फिर मैं इंटरव्यूज़ वगैरह दिया तो मेरा सिलेक्शन हो गया कंपनीज़ में। तो फिर मैं वहाँ उस कंपनी से मैंने काम वगैरह किया और अभी मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ। अच्छे अच्छे मुझे तो आपने कोर्स जो किया था वो कहाँ से किया था? मैंने जो कोर्स किया था वो किया था धनुष इंस्टीट्यूट। धनुष से किया था जी आपने कोर्स? तो अच्छा अच्छा, धनुष ये दिल्ली की जो ब्रांच है इसकी? जी, दिल्ली वाली अच्छा ब्रांच। अच्छा अच्छा। और भी कई सारे इंस्टीट्यूट हैं यहाँ तो एचबीसी के। जी जी, बहुत कंप्यूटर डिज़ाइन इंस्टीट्यूट भी है, है और बहुत। भी है, लोग पता करते रहते हैं जी जी जी, बहुत इसके बारे इंस्टीट्यूट में। है। हाँ जी। तो आप कुछ बता रहे थे कि मेरे साथ कुछ हुआ, आपके साथ कुछ हुआ था कंपनी में, आपने ज्वाइन किया एक कंपनी, छोटी कंपनी थी, हाँ कंसल्टेंट था। तो हाँ वहाँ क्या रहा आपका, कैसे दिक्कतें आती हैं लोगों को, और कैसी क्या क्या चीज़ आप बताना चाहते हो कि जो लोग वो ना करें, जो उनको दिक्कत ना आए उस टाइप की? तो आपने कौन सी कंपनी ज्वाइन की थी, ये देखिए, सब एक्चुअली बताइए। क्या होता है कि अगर आप फ्रेशर लेवल पे हैं तो कंपनी क्या होता है कि आपको सैलरी मतलब बहुत ही कम देते हैं, 12,000 15,000 से हाँ, स्टार्टिंग ये आपकी रियलिटी होती है है। सैलरी, ठीक है। तो उस वक्त आपको ज़्यादा मतलब काम का प्रेशर वो लोग नहीं देते हैं ना, उस तरीके का काम आप करते हो, आप सीखने के बेसिस पे आपको उस तरीके का पैसा दिए जाते हैं। अब एक्चुअली क्या है कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपकी सैलरी हो गई 20 25 30 तक हो गई है आपकी सैलरी, और आपको कहीं से ऑफर आ गया। तो आप क्या है कि उस कंपनी के बारे में, जिस कंपनी से आपको ऑफर आया उस कंपनी के बारे में आप पूरे अच्छे तरीके से जांच कीजिए कि वो कंपनी क्या करती है, कैसे काम करती है। मैं जिस तरीके का काम करता हूँ वो कंपनी उस तरीके का काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। क्योंकि आपका एक्सपीरियंस कुछ अलग है और वो कंपनी कुछ अलग तरीके से काम कर रही है, ठीक है। हो सकती है कि आप वहाँ कुछ सीख पाओ या ना सीख पाओ, आपका टाइम भी वेस्ट हो सकता है कि अगर आप वहाँ जाओ, ठीक है। फिर अगर आपको उस कंपनी का काम करने का तरीका पसंद ना आए, वो आप जो हो सकता है सिर्फ और सिर्फ काम निकालने के लिए आपको हायर किए, ये कर दो वो कर दो, आपको सीखने के लिए जीरो मिल रहा है, तो फिर पैसे कंपनी ज्वाइन करने से क्या फायदा। सेम मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। तो फिर मैंने वो कंपनी ज्वाइन किया। कंपनी, आई डोंट वांट टू टेक नेम ऑफ दैट कंपनी मैंने ज्वाइन किया। वहाँ मुझे सीखने का, लर्निंग का कुछ मिला नहीं जिस तरीके का लर्निंग मैं चाहता था। तो फिर मैं ज्वाइन किया, कुछ टाइम मैंने देखा समझा, मुझे समझ में नहीं आया, तो फिर वो कंपनी को मैंने छोड़ ही दिया लास्ट में। तो अभी मैंने इंटरव्यू उस कंपनी में दिया है कंपनी की, और एमएनसी में मेरी हो गई है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो मेरा यही बोलना है कि जो भी कंपनी में आप जा रहे हैं उस कंपनी के बारे में अच्छे तरीके से जांच लीजिए कि वो कंपनी करती क्या है, कंपनी में किस तरीके से काम होते हैं। आपके पास बहुत सोर्स है जिसके थ्रू आप जान सकते हैं। उस कंपनी में लिंक्डइन के थ्रू आप देखो कौन बंदे काम कर रहे हो, उस बंदे से बात करो, उससे कुछ गेन करो कि इस कंपनी किस तरीके से काम करती है। बिना आप जाने उस कंपनी में आप डायरेक्ट मत जाओ। यहाँ मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आप किसी भी कंपनी में जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी तरह की कंपनी में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट आपने जो सीख लिया है, अगर आप उसके बाद स्विच कर रहे हैं और उसी टाइप की ही कंपनी में जा रहे हैं जस्ट फॉर हाइक, तो वो ठीक नहीं रहेगा आपके लिए, ना आपकी ग्रोथ के लिए। यही जी हो रही है ना? जी 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 यही रहेगा। तो अब इस टाइम आप मतलब किसी एमएनसी कंपनी में? जी, अभी मैं एमएनसी कंपनी में लगा हूँ। अच्छा अच्छा। तो इसमें डिज़ाइन में जो करियर बनाते हैं लोग, या तो वो अपना कंसल्टेंट फर्म में बनाते हैं, कंसल्टेंट जो होते हैं एचबीसी के, ये उसमें बनाते हैं, या कॉन्ट्रैक्टर के उसमें बनाते हैं। तो प्रेशर कहाँ ज़्यादा रहता है, एक कंसल्टेंट के यहाँ या कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ? देखिए, बात यह है कि कंसल्टेंट के अगर आप काम करते हैं
तो आपको कोर्स वगैरह अच्छे तरीके से सीखने का मौका मिलता है। और कॉन्ट्रैक्टर के अगर आप काम करते हैं तो आपको वहाँ भी सीखने का बहुत मौका मिलता है। वहाँ प्रैक्टिकल चीज़ों को आप देखते हो, सीखते हो। तो मेरा ये बोलना ये है कि अगर आप कंसल्टेंट और कॉन्ट्रैक्टर अगर दोनों के यहाँ काम किए हुए हो और आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स इंजीनियरिंग का क्लियर है, देन डेफिनेटली आपको अच्छी सैलरी मिलेंगे और अच्छे पैकेज पे आपको कोई भी कंपनी आपको रखेगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास नॉलेज है चीज़ों के बारे में, अगर आपको डेप्थ नॉलेज है, तो डेफिनेटली आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। मेन चीज़ जो होता है मैटर, वो होता है नॉलेज। अगर आपको नॉलेज है तो ना आपको कंपनी में डरने की ज़रूरत है, ना आप कंपनी में किसी से दब के रहोगे, क्योंकि वो कंपनी आपके लिए अगर फिट नहीं है तो आप दूसरे कंपनी में चल जाओगे। और अगर आपके पास नॉलेज नहीं है और आपको कंपनी वो अमाउंट पे कर रही है जो इसके आप कैपेबल नहीं है, तो आपके दिल में थोड़ा डर रहेगा कि अगर कंपनी मुझे निकाल दी तो मुझे दिक्कत हो जाएगा। और आपके पास वो नॉलेज है, वो टैलेंट है, आपने वो नॉलेज गेन किया है, ठीक है। और अगर आपका कंपनी में वो अमाउंट आपको मिल रहा है जितना अमाउंट के आप लायक है, तो आप कंपनी में डर के नहीं रहोगे, आप चौड़ में रहोगे, मजे में रहोगे, चिल होगे काम करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात और ऐड करना चाहता हूँ। कुछ कंपनी क्या करती हैं, जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, अच्छी कंपनी है, ठीक है, आपका कुछ सैलरी है वहाँ पर, कुछ भी मान सकते हैं, कुछ सैलरी है, ठीक है, आपको कहीं और से ऑफर आता है, आपको उससे आपका करीब 10%, 20%, जो भी 30% इंक्रीमेंट दे रहे हैं, तो आप यही सोच के मत जाइए कि सिर्फ 30% इंक्रीमेंट वो मिल रहा है, क्योंकि आप ये भी देखिए कि उसके पास काम कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं उसके पास काम ही कम है, काम ही उसके पास 4 महीने का काम है, 4 महीने बाद आपको निकाल देगा। राइट। तो ये चीज़ देख के मत जाइए। आप कोई ऐसी कंपनी में जाइए जहाँ पर आपको परमानेंट काम मिलता रहे और कंटिन्यूस मिलता रहे। ऐसा ना हो कि आपने ज्वाइन कर लिया, फिर 3-4 महीने का काम है, वो भी सोचता है कि मुझे तो सिर्फ काम निकलवाना है, ज़्यादा सैलरी दे भी दूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा, 3-4 महीने बाद तो ये काम खत्म होने वाला है, फिर मैं ऐसा निकाल दूंगा। तो ये बात आप थोड़ा ध्यान में रखिए और ऐसी कंपनी में ज्वाइन कीजिए जहाँ पर कंटिन्यूस काम रहे और अच्छा काम रहे, बड़ा काम रहे। एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ इसमें, वो पॉइंट ये है कि कभी भी कंपनी आपको एज फॉर एग्जांपल कहीं 20 मिल रहा है, कहीं आपको 25 मिल रहा है, आपको सर्टेन हाइक मिल गया, आपको 60%, 70%, तो आप वो हाइक के पीछे उस कंपनी के में मत पहुंच जाइए। आप देखिए कि उस कंपनी में लर्निंग किस तरीके का है। अगर लर्निंग आपको लग रहा है कि मुझे होगा और इस लर्निंग के थ्रू मैं दूसरे कंपनी में जाऊं और दूसरे कंपनी मुझे अच्छे अमाउंट पे करे, तो आप उस कंपनी को ज्वाइन कीजिए। क्योंकि आपने किसी कंपनी को ज्वाइन कर दिया, आपको हाइक दे दिया, आपको लर्निंग हुआ नहीं, आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, आपने अपना 1-2 साल वहां लगा के दे दिया, आपने कुछ सीखा नहीं, आपको एक्सपीरियंस तो आपका बढ़ गया, 3 साल से 4.5 साल 5 साल एक्सपीरियंस आपको हो गया, क्योंकि आपने वहां 1.5-2 साल दे दिया, मगर आपको सीखने को नहीं मिला। आपकी सैलरी भी बढ़ गई, आपका एक्सपीरियंस बढ़ गया, मगर आपको आता वैसा नहीं है काम, तो कंपनी आपको फिर दूसरी कंपनी क्यों हायर करेगी। बिल्कुल, ठीक है। तो कभी भी पैसे तो मैटर करते हैं, मगर पैसे के साथ साथ नॉलेज भी मैटर करते हैं, लर्निंग होनी चाहिए। लर्निंग नहीं है तो फिर अपना टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं वहां से। तो कभी भी ऐसी कंपनी में टाइम मत दीजिए जहां पे लर्निंग ना हो, जहां पे सीखने का ना हो, वो टाइम टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है। छोटी कंपनी पकड़िए, सीखने को मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, सीखने को नहीं मिल रहा है तो स्विच कीजिए कंपनी। मेन आपका फोकस होना चाहिए सीखने का। पैसा का क्या है, पैसा तो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा अगर आपके पास नॉलेज होगा तो। अच्छा, ये तो हम चलो बात कर रहे हैं उन लोगों की जिन्हें 1 साल का एक्सपीरियंस या कुछ एक्सपीरियंस है डिज़ाइन में, एसबीसी में, बट एज ए कोई फ्रेशर है अगर कोई बंदा, तो उसने बीटेक जस्ट पास किया है अभी इस साल समझ लो, तो वो कैसे अपना करियर बनाए एचबीसी फील्ड में, क्या करे वो, उसका सबसे पहला स्टेप क्या रहना चाहिए एचबीसी में आने के लिए? सबसे पहले तो बात ये करना, अगर मैं बात करता हूँ कि मैकेनिकल वाले बंदे, देखिए सबसे पहला बात तो कि आपका जो पढ़ाई हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एचबीएससी में कौन आते हैं, मैकेनिकल वाले बंदे आते हैं। अब उन्होंने कीजिए सुना कि भाई वो कर रहे हैं तो मैं भी कर लूँ। आप अपना देखिए कि मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ, मुझे इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगर मैकेनिकल में भी अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, थर्मल होते हैं, प्रोडक्शन होते हैं, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। तो आपको देखो कि किस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है। आपको अगर लग रहा है कि मुझे थर्मल में इंटरेस्ट है तो एचबीएससी इज पार्ट ऑफ थर्मल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो आप अपना देखो कि मुझे थर्मल में इंटरेस्ट है, तो आप आओ, चीज़ों को समझो। और एचबीएससी अगर आपको कोई बोल रहा है
कि HVAC फील्ड अच्छा है कर लो, तो आप ऐसा नहीं है कि HVAC फील्ड में जाओ जाके कोर्स कर लो 20,000 रुपये जाके दे दो। आप देखो कि पहले वहां पे देखो कि आप सर्च करो, लिंक्डइन पे प्रोफाइल देखो लोगों के, ठीक है, आप गूगल पे सर्च करो। आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिससे आप जान सकते हो कि किस तरीके से काम होते हैं, ठीक है। आप कभी किसी कंपनी में जाओ तो आप देखो कि कंपनी कर क्या रहे, HVAC इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट है, अगर उस चीज़ के लिए कैपेबल है तो मुझे क्या क्या चीज़ और सीखना पड़ेगा, ठीक है। पूरा चीज़ों को आपको एनालाइज करना है, ईच एंड एवरीथिंग आपको एनालाइज करना है। तो आप देखो कि इस HVAC में कौन कौन सा टॉपिक्स हमको पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन सा टॉपिक हमको इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है। फिर आपको देखो कि भाई ये चीज़ मेरे लिए सही है, ये इंडस्ट्री में आ सकता हूँ। फिर आप HVAC इंडस्ट्री में देखो कि और लोगों से बात करो, समझो। तो आपको क्या है कि स्टार्टिंग में आपको कोर्स करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि कोई भी छोटी कंपनी से छोटी कंपनी होती है, वो बंदे को हायर तभी करती है जब वो बंदा उसके काम का होता है। नहीं तो कोई भी कंपनी 3 महीना 4 महीना 5 महीना बैठा करके आपको सिखा करके आपको पैसा नहीं देगा, चाहे वो 10,000 रुपया भी हो। 10,000 रुपया भी कंपनी दे रहा है तो उसको लगता है कि बंदा मुझे 50,000 का काम निकाल कर दे, ठीक है। तो आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप में वो टैलेंट है, दोस्त आपके हैं उस तरीके से जो HVAC इंडस्ट्री में पहले से हैं, तो उनसे आप चीज़ों को सीख लो। सीख कर करके, मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो डायरेक्ट सीख करके ही HVAC इंडस्ट्री में किसी कंपनी में लगे और अभी अच्छे अच्छे पोजीशन पे वो लोग हैं, ठीक है। तो एक तरीका वो है, अगर आप में वो आपका माइंड उस तरीके का है कि आप चीज़ों को कैच कर ले, जल्दी समझ लेते हो, तो फिर आप सीखो और HVAC इंडस्ट्री में आप जा सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि कोर्स करो। वहाँ पे क्या है कि आपको कोर्स में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बारे में, HVAC इंडस्ट्री के बारे में बताया जाए। क्यों बताया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो बंदे आपको पढ़ा रहे हैं वो ऑलरेडी उस फील्ड में 10-12 साल 15 साल दे चुके हैं, तो उनको उस चीज़ के बारे में अच्छा पकड़, और उनको ये भी पता है कि इंडस्ट्री में किस तरीके से काम होते हैं। आप अपने से पढ़ोगे, चीज़ों को जानोगे, तो आपको टाइम लग जाएगा, और आपको टाइम लग जाएगा तो सब वेस्ट ऑफ टाइम है। तो एक ऐसे बंदे को पकड़ो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसे बंदे को पकड़ो जो उस फील्ड में परफेक्ट हो, उस फील्ड में आपको वो नॉलेज दे पाए, ताकि आप ना धीरे धीरे स्टार्ट बाय स्टार्ट स्टेप ले पाओ, ठीक है। तो आप कुछ कोर्स कर लो, बहुत इंस्टीट्यूट कोर्स करवाते हैं। एक ऑप्शन ये भी है, जैसे कोर्स करने का भी ऑप्शन है, बट सबसे बेटर ऑप्शन जो मानता हूँ मैं, वो ये मानता हूँ कि अगर आपको कहीं पर आपको HVAC में एज इंटर्नशिप या ट्रेनिंग करके कुछ पोस्ट मिल रही है, आपको ज्वाइन करवा रहे हैं, वो 3 महीने तक कोई पैसा नहीं है, बट 3 महीने तक सिखा रहे हैं आपको, तो वो करना ज़्यादा बेटर रहेगा। उसमें क्या, एक तो आपको ये पता लगेगा कि ये मेरा पैशन है नहीं है। आप सोच लो, आप HVAC बारे में सुनते हो कि ये बढ़िया बढ़िया, लेकिन आपने कोर्स कर लिया, पैसा खर्च कर दिया, उसके बाद जब आपने जॉब ज्वाइन करी तो आपको लग रहा है कि यार ये तो बड़ा मतलब मेरे मतलब का ही नहीं फील्ड, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो उससे बेटर मानता हूँ मैं कि कोई आप ऐसी कंपनी पकड़ लो छोटी, तो आपको पैसा ना मिले, बस 3-4 महीने तक आपको सीखने को मिल जाए, तो वहाँ पर आपको एक तो सीखने को मिल जाएगा, और फिर तीसरी चीज़ वहाँ पर आपको ये पता लग जाएगा कि आपका ये पैशन है या नहीं है। जी, तो डेफिनेटली आपकी बात एकदम सही है जुनैद भाई, आपने बात बहुत सही किया। मगर क्या होता है कि आपने जो बात बोला वो बहुत सही है, मगर आजकल कंपनी भी उसी बंदे को रिफर कर रही है जिसको कोई रेफरेंस देते हैं, कोई रेफरेंस देते हैं, तो रेफरेंस होना जरूरी। ये तो बहुत अच्छे तरीका जो आपने बोला, ये बहुत अच्छे तरीका है कि आपको वहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा, आप चीज़ों को प्रैक्टिकली देख रहे हो, आप वहाँ पे प्रैक्टिकल काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है आपने जो बात बोला। मगर यहाँ पे मसला ये होता है कि यहाँ पे रेफरेंस मांगता है। ऐसे बंदे तो चले जाएंगे जिनका रेफरेंस है, ऐसे बंदे नहीं जा पाएंगे जिनका कोई रेफरेंस नहीं है, तो उनको प्रैक्टिकली चीज़ों को सीखना है। तो उसके लिए मैंने बोला कि इंस्टीट्यूट वगैरह भी सही हैं। हाँ बिल्कुल, और हाँ, इंस्टीट्यूट वगैरह सही है। और अगर आपको पैसा खर्चा नहीं करना है तो आपके जान पहचान में इतने इंजीनियर्स हैं, कोई ना कोई HVAC में जरूर होंगे, तो उनसे आप नॉलेज गेन करो। नहीं भी है तो कनेक्शन बिल्ड करो, जितना आपने कनेक्शन बिल्ड करोगे आप उतना आगे बढ़ोगे लाइफ में, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक देखते जाइए द इमर्जिंग HVAC, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।